हम्म? पर्णपाती वन किस प्रकार के वायु में पाए जाते हैं? तो ये मानसून वन वायु में पाए जाते हैं। अनुकूलतम वायुओं की दशाएं किस वायु में प्राप्त होती हैं? तो ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायु में। लियानाज नामक लता मुख्यतः पाई जाती है तो सदाबहारी वर्षा वन वायु में। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायु में पाया जाता है। हाथी घास किस वायु की प्रमुख घास है? तो सवाना वायु की प्रमुख घास हाथी घास है। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये दरियाई गधा अफ्रीका में पाया जाता है। चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो चैपरेल नामक झाड़ियाँ कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता उच्च वार्षिक तापांतर है। जियोम के प्रकार, तो दो तरह के मुख्यतः होते हैं, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। स्थलीय बायोम को पुनः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: वनीय बायोम, घास प्रदेशी बायोम, टुंड्रा बायोम और मरुस्थल बायोम। और जलीय बायोम को सागरीय बायोम और संक्रमणकालीन बायोम तथा अलवण जलीय या स्वच्छ जल बायोम में विभक्त किया जाता है। वनीय बायोम में पहला आता है विषुवतीय वन बायोम। इसका विस्तार 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। वर्ष भर उच्च वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक देखी जाती है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और इसके कारण यहाँ पर सदाबहारी वर्षा वन बायोम पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विकास तथा विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडोनेशियन क्षेत्र में हुआ है। भारत में इस बायोम का विस्तार पश्चिमी तट तथा असम में मिलता है। इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है और ये समस्त विश्व का मात्र 13% है, परंतु विश्व के कुल नेट प्राथमिक उत्पादन का यहाँ पर 40% उत्पादन होता है। यह बायोम सबसे अधिक घना एवं सर्वाधिक जीव भार वाला बायोम है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ पर महोगनी, रोजवुड, आबूनस, रबर, सिनकोना, ताड़ तथा नारियल है। वृक्षों के अलावा एपीफाइट तथा लियाना जैसी लताओं एवं असंख्य झाड़ियों का बृहत स्तर पर विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप आहार की आपूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियों को प्रवास नहीं करना पड़ता है। यह बायोम रात भर चहल पहल से भरा होता है। यदि उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है कि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। मानसूनी वन बायोम। मानसूनी वन बायोम में अधिकांशतः पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शरद काल के अंत में पत्तियां गिर जाती हैं, जैसे कि बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी ब्राज़ील तथा उत्तर पूर्वी भारत में मानसूनी वन पाए जाते हैं। यह वायोम इस समय विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। प्रमुख वृक्ष यहाँ पे साल, शीशम, बांस, सागौन, जामुन, महुआ, आम, पीपल, बरगद एवं नीम आदि हैं। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। शुष्क ग्रीष्म काल का औसत तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और शरद काल का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर के बीच होती है। यहाँ के वन 3 स्तरों में विभक्त किए जाते हैं तथा वन वितान की दृष्टि से फॉरेस्ट क्राउन का निर्माण करते हैं। प्राणियों के प्रजनन में मौसमी प्रवृत्ति तथा मौसमी प्रवास होता है। इस वायु में कीट प्रजातियों में मच्छर सर्वाधिक प्रमुख है जो मलेरिया रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट आता है रोम सागरी वन बायोम। इसका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच हुआ है।
इस बायोम क्षेत्र में ओक, बर्च, चेस्टनट, मैपल, वॉलनट, चीड़, कॉर्कवुड, मैड्रोन, सीडर, लॉरेल, आर्बट्रस तथा एल्म आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। झाड़ियों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नाम हैं, जैसे कि यूरोपीय भाग में झाड़ियों को मैक्यूस, कैलिफोर्निया में चैपरेल, अफ्रीका में फाइनवोस और चिली में मेटोरेल तथा ऑस्ट्रेलिया में मैली कहा जाता है। वन क्षेत्र वाले शीर्ष 5 राष्ट्र: रूस 815 मिलियन हेक्टेयर के साथ विश्व का पहला है, जो विश्व का 20% क्षेत्रफल घेरे हुए है। ब्राज़ील 497 मिलियन हेक्टेयर के साथ विश्व का 12% वन आच्छादन इसके पास है। कनाडा तीसरे नंबर पर आता है 347 मिलियन हेक्टेयर और ये 9% वन क्षेत्र घेरे हुए है। इस बायोम में पाए जाने वाले प्रमुख प्राणियों में दरियाई गधा, इसको अफ्रीका में क्वेगा कहते हैं। बेंटबॉग एक प्रकार का हिरन अफ्रीका का ही है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बैबून्स एक बंदर की प्रजाति यूरोप में पाई जाती है। अगला है टैगा या कोणधारी वन बायोम। टैगा वन बायोम समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशिष्टता है। इसका विस्तार 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में एक विस्तृत पट्टी के रूप में कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लात्विया, साइबेरिया में फैले हुए हैं। यहाँ के वनस्पतियों में कोणधारी वृक्ष सबसे प्रभावशाली हैं। इनके प्रमुख 4 वंश स्प्रूस, पाइन, फर तथा लार्च वनस्पति समुदाय की संरचना करते हैं। पर्णपाती कठोर लकड़ी वाले वृक्षों में एल्डर, बर्च तथा पॉपुलर के कुछ वंश आपस में सम्मिश्र रूप में पाए जाते हैं। इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों के वृक्ष हैं। इस बायोम के वृक्षों का सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है। इस बायोम में अत्यधिक वार्षिक तापीय विषमता पाई जाती है। साइबेरिया का बरखुयान्स्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। साइबेरिया का बरखुयान्स्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। वनस्पति में टैगा वनों में स्पोटोसॉल, पॉडजॉल एक प्रकार की मिट्टी का विकास होता है, जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। टैगा वनों में स्पोटोसॉल या पॉडजॉल नामक मिट्टी का विकास होता है, जो उपजाऊ नहीं होती है। इस बायोम में कई प्राणियों का मौसमी प्रवास होता है। लोमड़ी, मिंक, समोर, साइबेरियन क्रेन आदि यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। कुछ प्राणियों में विशिष्ट शारीरिक संरचना समूरदार प्राणी का विकास होता है, जबकि कुछ प्राणी विपरीत परिस्थितियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। सागरीय आहार श्रृंखला तथा जाल में पोषण स्तर का कार्य करते हैं शैवाल। सागरीय आहार श्रृंखला तथा जल में पोषण स्तर का कार्य कौन करता है? शैवाल करते हैं, जिसको कि फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है? तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। मांस, लाइकेन, रेनडियर, एस्किमो मानव किस बायोम की खाद्य श्रृंखला क्रम है? तो ये टुंड्रा बायोम की खाद्य श्रृंखला का क्रम है। मांस, लाइकेन, रेनडियर, एस्किमो मानव। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? तो 0.2 से 0.11 हेक्टेयर पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वृक्षों का आच्छादन कितना है? तो 0.6 हेक्टेयर है। भारत में सकल घरेलू उत्पादों में वनों का योगदान चालू कीमतों पर कितना प्रतिशत है? तो ये है 1.2%। घास प्रदेशी बायोम। घास के मैदान पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। सवाना प्रकार के घास बायोम दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड आदि में पाए जाते हैं। इनको वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज, ब्राज़ील में कैंपोज तथा अफ्रीका में पार्कलैंड आदि संज्ञा से जाना जाता है। विश्व के प्रमुख घास मैदान में
पंपास अर्जेंटीना का, कंपोज ब्राज़ील। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जहाँ महाद्वीपीय जलवायु का विकास होता है। स्टेपी घास बायोम अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों की चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेयरी घास बायोम की लंबाई स्टेपी से अधिक होती है तथा यह अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होने के कारण 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्टेपी बायोम का सर्वाधिक विकास रूस के चेरनोज्म मृदा में हुआ है। अंटार्कटिका में घास परितंत्र का अभाव पाया जाता है। भारत में जलवायु की स्थिति, मृदा तथा वनस्पति के आधार पर 8 प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं। भारतीय सवाना के प्रमुख घास डाइकैथिम, सेहिमा, फ्रेगामाइट्स, सैकेरम, सैंक्रम, इम्पेरेटा, लेसियूरस हैं। सवाना के सामान्य वृक्ष एवं झाड़ियाँ प्रोसियस, जिफिस, कैपेरिस, एकेसिया, ब्यूटिया इत्यादि हैं। टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अति लघु वर्धन काल मिट्टियों में पोषक तत्वों का अभाव करता है। हिमालय के 3600 मीटर की ऊंचाई पर या इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पति को अल्पाइन बायोम कहते हैं। इस बायोम में विश्व की समस्त पादप जातियों का मात्र 3% ही पाया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स की संज्ञा प्रदान की जाती है। कम से कम 2 वर्षों से हिमाकृत धरातल को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट 2 वर्षों से हिमाकृत धरातल को। टुंड्रा बायोम में टर्न नामक पक्षी की प्रवास क्षमता सबसे अधिक होती है। अब अगला आते हैं मरुस्थल बायोम में। इसका विस्तार 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और ये 14% भाग पर फैला हुआ है पृथ्वी के। सबसे बड़ा सहारा अफ्रीका का है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का जो थार मरुस्थल है ये 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मरुस्थल वायु में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में नागफनी, यूफ्रोबिया और बबूल हैं। सागरी बायोम। महासागरीय जल का तापमान 0 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। प्रकाश के नीचे जाने पर कम होता है। यानी कि जो कारक दिख रहे हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हैं, ये 200 मीटर नीचे जाने पर कम होने लगती हैं और अधिक गहराई पर जाने पर पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। रेड टाइड किसे कहते हैं? तो रेड टाइड किसे कहते हैं? जब किसी जलीय क्षेत्र या समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन में तीव्र वृद्धि हो जाती है। जब किसी सागरीय क्षेत्र या समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन में तीव्र वृद्धि हो जाती है जिससे उसका रंग परिवर्तित हो जाता है तो उसे रेड टाइड की उपमा दी जाती है। सागरीय बायोम में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पैलेजिक बायोम में आता है अप्रकाशित बायोम, मध्य पैलेजिक मंडल, और सागरीय तलीय बायोम में आता है वेलांचली मंडल। जूप्लैंक्टन भी इसी मंडल में रहते हैं और फाइटोप्लैंक्टन का सेवन करते हैं। अधिक गहराई में रहने वाले प्राणी अवसादों पर निर्भर करते हैं। सागरी बायोम को 4 भागों में विभक्त किया गया है: खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, तटरेखा और बैरियर द्वीप। खुला समुद्र आवास के आधार पर 3 कोटियों में विभक्त किया गया है खुला समुद्र को। एक प्लैंक्टन, नेक्टन, बेंथस। तो प्लैंक्टन सागरी बायोम के प्रकाशित मंडल 200 मीटर तक में जल के ऊपरी प्लावी
पादपों तथा प्राणियों के सामूहिक रूप को कहते हैं। इनका जंतु प्लैंक्टन द्वारा भक्षण होता है। इसमें शैवाल, फ्लैगलेट्स, साइनोबैक्टीरिया तथा डायटम सर्वप्रमुख हैं। फ्लैगलेट्स सूक्ष्म शैवाल समूह का एक प्रमुख पादप है। गोयालाक्स एवं जिमोनेडियम वंश के फ्लैगलेट्स में प्रजनन विस्फोट पाया जाता है, जिसे लाल ज्वार का निर्माण होता है। इस समूह के प्रमुख जंतु हैं कोपॉड, क्रील, कॉम्बोलेजीज, जेलीफिश। यह सागरी बायोम का प्राथमिक उपभोक्ता है। सागरीय जल के विभिन्न गहराइयों में स्वयं तैरने वाले प्राणियों को नेक्टन समूह के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस वर्ग के अधिकांश प्राणी रीढ़ वाले होते हैं। स्तनधारियों में सील, व्हेल, डॉल्फिन तथा सागरीय गाय प्रमुख हैं। वेन्थस जीव समुदाय के अंतर्गत वेलांचली सागरीय भाग से खुले सागर के जल के नीचे स्थित तलस्थ में रहने वाले जीव समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। इनकी कुल जातियां सागरीय जीवों की समस्त जातियों का 16% हैं। इस वर्ग के प्रमुख पादपों में सीवीड्स, बड़े शैवाल, जोस्टेरा और टर्टल घास आदि हैं। और जो जंतु पाए जाते हैं उनमें स्टारफिश, शार्क, ऑक्टोपस, टैगफिश ये प्रमुख जंतु हैं। प्रवाल भित्ति बायोम। प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाया जाने वाला चूना प्रधान जीव होता है। इसमें कठोर खोल के भीतर मुलायम जीव पाया जाता है। इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रयुक्त होता है। क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ ने अपने देश में 1 जनवरी 2020 से सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सनस्क्रीन नहीं लगा सकते पलाऊ में। अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ फाउंडेशन के अनुसार सनस्क्रीन के लिए उपयोग होने वाले रसायन समुद्री जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त हैं। ज्ञातव्य है कि पलाऊ सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। पलाऊ तापन, समुद्री प्रदूषण, प्रवाल खनन, परमाणु परीक्षण, आभूषणों हेतु प्रवाल संचय, मछली पकड़ने की गलत पर्यटन विधि, पर्यटन तथा अवसादों में वृद्धि आदि कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। समुद्री परितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। समुद्री परितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियां 4 बड़ी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इनका गहन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पहचान की गई है। ये हैं मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी सबसे कम है, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक है। भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र 2375 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रवालों पर लक्षित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। तटरेखा बायोम, जिसे अंतर्ज्वारीय बायोम भी कहा जाता है। आर्द्रभूमि बायोम, दलदल, पंकभूमि, पीठभूमि अथवा जल, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक, अस्थायी अथवा अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल, इन सब को हम आर्द्रभूमि के अंतर्गत रखते हैं। ताजा या लवणीय जल क्षेत्र आर्द्रभूमि के तहत आते हैं। इसके तहत ऐसे सागरीय क्षेत्र भी आते हैं जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि के
समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि के तहत स्थायी रूप से उथले समुद्री जल क्षेत्र, समुद्री उपज्वार जलीय बेड, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, बालू एवं कंकड़ तट, एस्चुरी, लैगून तथा मैंग्रोव आदि आते हैं। समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि में आते हैं। अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि के तहत झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम या क्रीक, अनूप या कक्ष आते हैं। स्वच्छ जल, इस स्प्रिंग आदि आते हैं। एक्वाकल्चर, छोटे टैंक, तालाब, सिंचित कृषि भूमि तथा अपशिष्ट जल निवारक क्षेत्र मानव निर्मित आर्द्रभूमि में आते हैं। रामसर संधि क्या है? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर यानी कि ईरान में हस्ताक्षरित हुई तथा 21 दिसंबर 1975 को लागू की गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। रामसर सूची में विश्व के 2471 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 175 यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्र हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे विश्व का शीर्ष आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला देश है बोलिविया, जिसका विस्तार लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में है। आर्द्रभूमि का विस्तार। भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्र जम्मू कश्मीर में सोरेनसर, मानेसर झील, सालबुध, हायगाम, ये जम्मू कश्मीर के हैं। लद्दाख में त्यो मोरीरी झील, सोकर झील या खारी झील कहते हैं उसको। पंजाब में कांजली झील, केशवपुर मिनी। हिमाचल प्रदेश में पोक डैम झील, चंद्रताल और रेणुका। उड़ीसा में तमपारा झील, अंशुपा झील और हीराकुंड रिजर्वर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरसई, नवार जो कि इटावा में है, और बाकी को तो पता ही होगा। गंगा नदी, नवाबगंज, सोर सरोवर, हैदरपुर। उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन आर्द्रभूमि। गुजरात में थोल झील और वाधवाना। खिजादिधा वन्यजीव अभयारण्य भी गुजरात का रामसर स्थल है। मध्य प्रदेश के सिरपुरा वेटलैंड, इसको 2022 में शामिल किया गया था, ये मध्य प्रदेश का है। तमिलनाडु, यहाँ पर कंजीरकुलम, बुडुबुर, चित्रनगुड़ी, किरकिली, वेदाथंगल, वेल्लौर, कंथोनकुलम एवं उदयमार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, बेम्बुनार वेटलैंड, मन्नार की खाड़ी, सुचिंदम थरूर, पर्लिकनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु के हैं। महाराष्ट्र में नंदोर मदमेश्वर झील, गोवा का नंदा झील, मिजोरम का पौला आर्द्रभूमि, कर्नाटक का रंगनथिट्ट पक्षी अभयारण्य। वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन के लिए समर्पित एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। 1996 में स्थापित वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। अनूप और कक्ष। अनूप एवं कक्ष दोनों अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। दोनों प्रायः प्रवाहमान जल से संबंधित हैं, अतः इनमें उच्च प्राथमिक उत्पादकता होती है। किंतु अनूप में वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कक्ष वृक्ष रहित होते हैं। अनूप को आर्द्रभूमि वन की उपमा से भी अभिहित किया जाता है।
दलदल व फेन। दलदल क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो जलमग्न मृदा में पाए जाते हैं तथा उसमें पीट का संचय होता है और वह अम्लीय प्रकृति की होती है। ये वृक्ष विहीन या वृक्षयुक्त हो सकते हैं। फेन ऐसे दलदली क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें जल की प्राप्ति वर्षा जल से न होकर भौम जल या धरातलीय अपवाह जल से होता है। ये अम्लीय नहीं होते हैं। भारत में वेटलैंड नियम 2010 रामसर सम्मेलन के संस्तुतियों के आधार पर बनाए गए थे। यह स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। भारत में आर्द्र भूमि। भारत ने 1 फरवरी 1982 में रामसर संधि को स्वीकार किया। भारत में आर्द्र भूमि के प्रकारों का वितरण इस प्रकार है। कोस्टल आर्द्र भूमि 24%, कोस्टल आर्द्र भूमि मानव निर्मित 3%, इनलैंड आर्द्र भूमि प्राकृतिक 43% और इनलैंड आर्द्र भूमि मानव निर्मित 30% है। शीर्ष आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है और भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल जो कि 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला आर्द्र भूमि स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश से 0.2 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वर्तमान में मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड के तहत विश्व के 48 रामसर साइट्स को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 2 स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान एवं लोकटक झील मणिपुर भी शामिल है। NPCA योजना ये 2013 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय झील संरक्षण राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम। तो 2013 में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना NPCA प्रारंभ की गई। इस योजना में केंद्र एवं राज्यों का जो अनुपात है व्यय का वो 70-30 और पूर्वोत्तर राज्यों का 90 और 10 है। राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1985 से 86 में किया गया था। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 में लाया गया था। कच्छ मैंग्रोव बायोम। कुछ वनस्पति ऐसे पौधे होते हैं जो उच्च लवणता, ज्वारीय दशाओं, दृढ़ पवन वेग, उच्च ताप और दलदली मिट्टी में जीवित रहते हैं। कच्छ वनस्पति का पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्रीय परिस्थितियों के बीच एक सहजीवी संपर्क या सेतु का कार्य करता है। ये वनस्पतियां अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों यानी कि आश्रित किनारों के एस्चुअरी, क्रीकों, बैकवाटर, लैगून, दलदल और गंदली भूस्थानों में पाई जाती हैं। भारत के 12 तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति का विस्तार देखा गया है। भारत विश्व की कुछ सर्वोत्तम कच्छ वनस्पतियों का घर है। विश्व की कुल 3% मैंग्रोव वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र है और इसके बाद गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नाम आता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल तो उड़ीसा में है देवीगौड़ा, धामरा कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र और चिल्का, ये उड़ीसा के हैं। आंध्र प्रदेश का कोरिंगा, तमिलनाडु में मथुपेट, रामनद, पुलिकट और कझुवेली, कर्नाटका का कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़ और होन्नावर और कारवाड़, महाराष्ट्र में देवगढ़, विजयदुर्ग, वेल्लूर, कुंडालिका, रेवंडडा, मंबरादीवा, बिकरौली, श्रीवर्धन, वैतरणा, बासई, मनौरी और मालवन, ये महाराष्ट्र के मैंग्रोव। गुजरात में
दोमास उभरते, बाकी तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी गुजरात में ही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वर्ष 1987 से सुदूर संवेदन का प्रयोग करके द्विवार्षिक आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है और 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। इसके अनुसार देश में कच्छ वनस्पति का कुल क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल की वृद्धि उड़ीसा में दर्ज की गई है, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। दूसरा व तीसरा स्थान महाराष्ट्र तथा कर्नाटका का है। गुजरात एकमात्र इकलौता राज्य है जिसके मैंग्रोव क्षेत्रफल में 2 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में फैले मैंग्रोव वनों को आरक्षित वनों का दर्जा प्रदान कर दिया है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो ऐसा किया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और स्कीम। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों की पहचान एक महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरणीय संसाधन के रूप में की गई है। कच्छ वनस्पतियों के पत्तियों में लेवोनाइड पैदा होता है जो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष व न्यून वनाच्छादित राज्य है तो क्रमशः मिजोरम और हरियाणा, यानी कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादन मिजोरम में है 84.53% और सबसे कम हरियाणा में है 3.63%। किस संघ शासित राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो है लक्षद्वीप में और यहाँ पे वन आच्छादन है 90.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस संघ शासित राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में और ये है 6,744 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। वन संसाधन रिपोर्ट 2021 जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी हुआ, इसके अनुसार देश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। कितना है? 21.71% है। 2 वर्ष पूर्व अर्थात वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में यह 21.67% था। इस प्रकार इन 2 वर्षों में वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 0.22% की वृद्धि हुई है 2019 से 21 तक में। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण कवर 95,748 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। भारत में अब 998 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन में भारत की हिस्सेदारी 3% है। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन की भारत की हिस्सेदारी 3% है। शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्राधारी राज्य, तो सबसे ज़्यादा वनावरण देखने को मिलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और
देश के कुल वन क्षेत्रफल का 10.85% है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है 66,431 वर्ग किलोमीटर में, और इसका प्रतिशत है 9.30%। फिर तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है 7.80 छत्तीसगढ़ का। यानी एक पे एमपी, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे छत्तीसगढ़। और 5 न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य इस प्रकार हैं। सबसे कम हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर में ही क्षेत्रफल पाया जाता है, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 0.22% है। उसके बाद पंजाब आता है 1847 वर्ग किलोमीटर है, 0.25%। तीसरे पे गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है यहाँ पर वनों का, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्रफल का 0.31% है। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्र वाले राज्य, तो नंबर 1 पे आता है लक्षद्वीप 90.33%। फिर आता है मिजोरम 84.53%। तीसरे पे आता है अंडमान एवं निकोबार 81.75%, और चौथे पे आता है अरुणाचल प्रदेश 79.33%, और मेघालय में है 76%। वनों का वर्गीकरण। अत्यंत सघन वन 70% से, इनका सघन वन ऐसे होते हैं जिनका वृक्षावरण 70% या इनसे अधिक हो। सामान्य सघन वन सघनता 40 से 70% के मध्य। खुले वन जिनकी सघनता 10 से 40% होती है। झाड़ीदार वन इनमें सघन घनत्व 10% से भी कम होता है। आरक्षित वन जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रबंध के अंतर्गत पूर्ण रूप से संरक्षित हैं, और बिना अनुमति के आरक्षित वनों में सभी प्रकार के क्रियाकलाप पर रोक लगी होती है। संरक्षित वन जब रोक नहीं हो तो सभी तरह के क्रियाकलापों की अनुमति संरक्षित वन में होती है। अवर्गीकृत वन आरक्षित तथा संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे वनों का स्वामित्व अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न होता है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रों का 13.97% अति सघन वन है, और 42.99% मध्यम सघन वन तथा 43.02% खुले वन से आच्छादित है। अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मध्यम सघन वन एवं खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। 17 राज्यों केंद्र शासित में वनावरण 17 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में वनावरण उनके भूभाग के 33% से अधिक है। इन्हें 5 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में यह भूभाग के 75% से भी अधिक है। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व असम में यह उनके भूभाग के 33% से 75% के बीच है। क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम 5 वनावरण वाले राज्य तो हम पढ़ चुके हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण अति सघन वन है 99,789 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो है 3.02%। मध्यम सघन वन 3,06,890 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और इनकी जो प्रतिशतता है वो है 9.38%। 9.38%। खुले वन है
3,07,120 वर्ग किलोमीटर में, और इनका क्षेत्रफल है भौगोलिक प्रतिशतता है इनकी 21.71%, और 2017 में 21.67 था, और 19 में हो गया है 21.71%। कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण पहले 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में था, अब है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में। पहले प्रतिशतता 24.56 थी, अब 24.62 हो गई है। प्रतिशत के आधार पर 5 वृक्षावरण क्षेत्र वाले राज्य और संघ: चंडीगढ़ है 13.16%, दिल्ली 9.91%, केरल 7.26%। शीर्ष 5 मैंग्रोव क्षेत्राधारी राज्य और संघ शासित राज्य: पश्चिम बंगाल 2,114 वर्ग किलोमीटर में है, गुजरात 1,175 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 616, और कुल क्षेत्रफल कितना है 4,992 किलोमीटर 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। शीर्ष 5 बांस क्षेत्राधारी राज्य: तो मध्य प्रदेश में 18,394, अरुणाचल प्रदेश में 15,739, महाराष्ट्र में 13,526। रिकॉर्डेड वन: आरक्षित वन 4,42,276 वर्ग किलोमीटर में है, संरक्षित वन 2,12,259 वर्ग किलोमीटर में है, और अवर्गीकृत वन है 1,20,753 वर्ग किलोमीटर में। शीर्ष 5 अभिलिखित वन क्षेत्राधारी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा हैं। न्यूनतम 5 अभिलिखित वन क्षेत्राधारी राज्य गोवा और हरियाणा है। गोवा और हरियाणा ये न्यूनतम 5 अभिलिखित क्षेत्राधारी वन हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 72,038 मिलियन टन होने का संगणन किया गया है। शीर्ष कार्बन स्टॉक वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। यानी कि जहाँ पे वनाच्छादन ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बन स्टॉक ज़्यादा होगा। प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 एवं 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों में 66.67% वनाच्छादन होना चाहिए। बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाया गया। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य या संघ शासित राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, इसमें वृद्धि हुई है 647 वर्ग किलोमीटर की, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर की, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर की। वन क्षेत्र में ह्रास वाले राज्य जहाँ पे वनों में कमी आई है, तो उसमें है पहला अरुणाचल प्रदेश के वनों में 257 वर्ग किलोमीटर का ह्रास हुआ है। मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर का ह्रास हुआ है। नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर का ह्रास हुआ है, कमी आई है। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का जो औसत है वो 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है, और विश्व में वनों का जो औसत है प्रति व्यक्ति के आकलन से वो 0.6 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार आदर्श रूप में हिमालय पर्वत और दक्षिणी पठार एवं
पहाड़ी क्षेत्रों की कुल भूमि के 66.67% पर भूभाग तथा मैदानों की 25% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए। देश में कुल 140 पर्वतीय और 218 जनजातीय जिले हैं। पर्वतीय और जनजातीय जिलों के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का क्रमशः 40.17% और 37.53% भाग पर वन आवृत हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभिलिखित वन क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे आरक्षित वन है 11,560 वर्ग किलोमीटर में और संरक्षित वन है 296 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन 5,528 वर्ग किलोमीटर पे और कुल वन है 17,384 वर्ग किलोमीटर में और इसका प्रतिशत है भौगोलिक प्रतिशत है 7.22%। विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में वनावरण एवं वृक्षारोपण। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो वनावरण कुल क्षेत्रफल है वो है 14,818। 615 भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है भौगोलिक क्षेत्र का। वृक्षावरण है 7,421 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशतता है 3.8%। यानी कि वृक्षावरण है 22,239 वर्ग किलोमीटर में और इसका प्रतिशत है 9.23%। शीर्ष 3 क्षेत्रफलधारी वन समूह थे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहारी वन। यानी कि देश में जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनका प्रतिशत है 40.86%, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन 17.65% है। उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहारी वन है 9.27%। ISFR 2021 के अनुसार देश के 7 बड़े शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई का कुल वनावरण 509.72 वर्ग किलोमीटर है जो कि इन शहरों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.21% है। इन 7 शहरों में सर्वाधिक वनावरण दिल्ली में 194.24 वर्ग किलोमीटर का है जबकि मुंबई में 110.77 वर्ग किलोमीटर और बेंगलुरु में 89.02 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दूसरे और तीसरे हैं। अहमदाबाद गुजरात वनावरण 9.41 वर्ग किलोमीटर पे है। बेंगलुरु में 89, कर्नाटका में है 89.02। दिल्ली का 194.24%, नहीं सॉरी 194.24 वर्ग किलोमीटर में है। देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण क्रमशः मध्य उच्च भूमि, पूर्वी दक्कन एवं पश्चिमी तट में है। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर KM मुंशी थे। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर KM मुंशी थे। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम लागू किया था 1950 में। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 5 वर्षों में एक बार किए जाने वाले वैश्विक वन संसाधन आकलन विश्व के लगभग सभी देशों के वन संसाधनों के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
भूटान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वनावरण बनाए रखने का प्रावधान है। विश्व के शीर्ष 10 वनाच्छादित प्रतिशतता वाले देश। सूरीनाम 98.3%, यानी सूरीनाम में 98.3% भूमि पर वनाच्छादन है। माइक्रोनेशिया पर 91.9, पहले पे सूरीनाम, दूसरे पे माइक्रोनेशिया और तीसरे पे गायबन देश है जहाँ पे 90% भूभाग पर वनाच्छादन है। वनावरण क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 वनावरण वाले जिले, तो पहले पे सोनभद्र, दूसरे पे खीरी और तीसरे पे है मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वनावरण वाले क्षेत्र हैं। न्यूनतम 3 क्षेत्राधारी जिले कौन से हैं? तो प्रथम पे है संत रविदास नगर भदोही, द्वितीय पे है मऊ और तीसरे पे है मैनपुरी। शीर्ष वनावरण 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले, ये तो क्षेत्र के हैं, ये प्रतिशत वाले जिले हैं। तो सबसे पहले पे है सोनभद्र, दूसरे पे है चंदौली और तीसरे पे है चित्रकूट। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया। शीर्ष 5 वनावरण प्रतिशतता वाले टाइगर रिजर्व। तो पहला पेके कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे वनावरण 96.83% है। फिर अचान कमार मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे वनावरण 95.63% है। फिर आता है सिमलीपाल उड़ीसा में है। यहाँ पे वनावरण है 94.17%। फिर है काली कर्नाटका का टाइगर रिजर्व है, काली कर्नाटका। यहाँ पे 92.45% वनावरण है। विभिन्न प्रकार के समूहों में वनावरण। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार जो वन है ये 9.23% भाग पर है। और उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती जो वन है ये 17.65% पर है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो 40.86% भूभाग पर है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन, तो यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा होता है और वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। इनमें ये वन बहुत घने होते हैं। इनमें 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं और प्रमुख वृक्ष होते हैं ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड और बेंत। अर्ध सदाबहार वन, इनके प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं साइडर, होलक और कैल। अर्ध सदाबहार वन है। सदाबहारी वनों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं कि पहले ये घने वन होते हैं, वृक्षों में बहुरूपता होती है, कठोर लकड़ी और औद्योगिक महत्व होता है और हजारों प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। दलदली भूमि अतः विदोहन यहाँ पे कठिन होता है। सीमित महत्व है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन, तो ऐसे भारत के उन भागों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा, आंवला, महुआ एवं हल्दी के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों पर और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में हैं। पतझड़ वाले वनों की क्या विशेषताएं होती हैं कि ये कम लंबे व खुले वन होते हैं, समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष होते हैं, अधिक व्यावसायिक लकड़ियां होती हैं और देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान,
तो ये ऐसे क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, शुष्क मैदानों पर, जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इस प्रकार की वनस्पतियाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती हैं। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति ऐसे शुष्क भागों में जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में बबूल, खजूर, नागफनी, खजेड़ा, रीठा, केर, बेर, आंवला, रोहिड़ा एवं करील के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मियावाकी पद्धति क्या है? यह वनारोपण की एक पद्धति है। मियावाकी वनारोपण की एक पद्धति है जिसकी खोज अकीरा मियावाकी नामक जापानी वनस्पति शास्त्री ने की थी। अकीरा मियावाकी नामक जापानी वनस्पति शास्त्री ने एक मियावाकी पद्धति, वनारोपण की पद्धति है, इसकी खोज की थी। साइडर, होलक तथा कैल किस प्रकार के वन वृक्ष हैं? तो साइडर, होलक तथा कैल सदाबहारी तथा पर्णपाती के मिश्रित रूप अर्थात अर्ध सदाबहारी वन के वृक्ष हैं। तेंदु, पलाश, अमलतास तथा अक्सलवुड नामक वृक्ष के किस प्रकार के वन वृक्ष हैं? तो ये जो वृक्ष हैं तेंदु, पलाश, अमलतास और अक्सलवुड, ये शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। कुल कितने राज्यों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं? तो ऐसे 17 राज्य हैं, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर 33% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन में आते हैं। तो डेल्टाई वन में जो पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियों का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने तथा रंगने में किया जाता है। इन वनों में मैंग्रोव, गोरने, ताड़, कैसूरिना, नारियल, फोनिक्स, नीपा तथा सुंदरी वृक्ष उगते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं और 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनमें ओक, देवदार का बर्च और मेपल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन उगते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर तथा ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता रहती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। हिमालय प्रदेश की लकड़ियाँ। पहला श्वेत सनोवर, कश्मीर से झेलम तक और पूर्वी हिमालय से चित्राल से नेपाल तक मिलते हैं इस तरह के नुकीले पत्ते वाले वृक्ष। दूसरा देवदार होता है। देवदार वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वो 30 मीटर होती है और 6 से 10 मीटर तक मोटा होता है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गढ़वाल के पश्चिम में हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कठोर, भूरी, पीली और सुगंध युक्त तथा टिकाऊ होती है। इससे सुगंधित तेल भी निकाला जाता है देवदार से। तीसरा है चीड़। चीड़ यानी कि यह हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। इससे रॉल मीन्स रेजिन तथा बिरोजा टारपेंटाइन प्राप्त होता है। रॉल और बिरोजा चीड़ से प्राप्त होता है। नीला पाइन, ब्लू पाइन होता है। यह कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी लकड़ी से गृह निर्माण, फर्नीचर तथा रेलों के स्लीपर बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। स्प्रूस भी होता है।
अगला है तो वॉलनट। वॉलनट की लकड़ियों से हल्की लकड़ी होती है, तो इससे वाद्य यंत्र और कैबिनेट कार्य तथा नक्काशी के लिए प्रयुक्त होती है। विलो, यह पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है तथा क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त होता है विलो। मानसूनी वनों की लकड़ियाँ, सागौन। सागौन का जो वृक्ष है ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले ढालों तथा उड़ीसा में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी के प्रमुख वृक्ष हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी के प्रमुख वृक्ष हैं देवदार, ओक, फर, स्प्रूस, सिडार, चेस्टनट तथा बर्च आदि। टेक्सस वृक्ष जो कि हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, इससे टैक्साल नामक औषधि प्राप्त होती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। टेक्सस वृक्ष से टैक्सोल औषधि बनाई जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी होती है। हल्दू, यह एक कठोर तथा टिकाऊ लकड़ी है, इसे खिलौने और नक्काशी में प्रयुक्त किया जाता है। पलाश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है तथा छोटा नागपुर के पठार में उगता है। इसकी पत्तियों पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। अर्जुन, यह एक कठोर तथा भारी लकड़ी है जो कि गाड़ियाँ तथा कृषि उपकरण में प्रयुक्त होते हैं। सदापर्णी वनों की लकड़ी, रोजवुड, यह पश्चिमी घाट के ढालों पर उड़ीसा के कुछ भागों, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में उगता है। एबोनी, यह दक्कन, कर्नाटक, कोयम्बटूर, मालाबार, कोच्चि, त्रावणकोर में मिलता है। यह मूल्यवान तथा सजावटी लकड़ी है। इसका उपयोग नक्काशी, तख्ते तथा संगीत वाद्यों को बनाने में होता है। गुर्जन, यह असम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान में पाया जाता है। गौड़ वनों पंजे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गौड़ वनों पंजे। बेंत, यह कर्नाटक, केरल, असम ज्वारीय वनों तथा दलदलों में उगता है। तेंदू, यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलता है। लाख, यह केरिया लक्का नामक कीड़े की राल है जो पलाश, पीपल, कुसुम, सिस्सो, गुल्लर, शिशिर, बरगद आदि वृक्षों पर पलता है। ये वृक्ष झारखंड में व्यापक रूप से मिलते हैं जहां देश की लगभग 60% लाख प्राप्त होती है। रेजिन, यह चीड़ के वृक्षों से एकत्रित की जाती है। इसका उपयोग लिनोलियन, सीलिंग वैक्स, ऑयल क्लॉथ, स्याही, स्नेहक पदार्थ, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। टेनिंग तथा रंग, चमड़े के शुद्धिकरण में टैनिंग का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ मैंग्रोव, वेटल, अर्जुन, चेस्टनट, कुसेरिना आदि वृक्षों की छाल से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई। सरकार ने सर्वप्रथम 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की थी। सर्वप्रथम सरकार ने 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की थी। उच्चावच क्षेत्र के आधार पर किस उच्चावच क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो उच्चावच क्षेत्र के आधार पर 0 से 500 मीटर में आने वाले वनावरण का, तो यहाँ पर वनावरण सर्वाधिक है 53.52%। सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में है। भारत को कितने बायो जियोग्राफिक जोन में विभक्त किया गया है? तो 10 बायो जियोग्राफिक जोन में भारत को विभक्त किया गया है।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 जुलाई 1916 को कोलकाता में की गई थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। वुड वुड इज गुड यानी लकड़ी बेहद विकल्प है के नाम से जागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय वन नीति 2018 में। वुड इज गुड लकड़ी लकड़ी बेहद विकल्प है के नाम से जागरूकता अभियान चलाई गई थी। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन इस संगठन को स्थापित किया गया था 1971 में। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन 1971 में स्थापित हुआ। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में 1906 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1906 में। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1965 में देहरादून में की गई थी। वन महोत्सव कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना केंद्र सरकार ने भोपाल में एक वन प्रबंधन संसाधन संस्थान की स्थापना की 1982 में। यह संस्थान एशिया में शायद संसार में प्रथम संस्थान है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1976 में नई दिल्ली में की गई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1978 में अहमदाबाद में की गई। भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017। अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर। तो वर्तमान में वर्धन काल का जीवोम है। तो वर्तमान में वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा। निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका होगा टैगा वन। नहीं, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका होगा पतझड़ वन। पतझड़ वन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं? तो इनमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, ऑप्शन सी होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ के वन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें चिनार और जम्मू कश्मीर। चिनार जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है सही से। महोगनी, रोजवुड तथा अबूनस किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये विषुवतीय वन बायोम के वृक्ष हैं। साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये साल, सागौन ये मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियर टुंड्रा बायोम का जंतु है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसका होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वन महोत्सव सप्ताह में कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई में मनाया जाता है। लानोज तथा कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो लानोज तथा कंपोज घास के मैदान
उष्णकटिबंधीय घास बायोम में आते हैं। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च वार्षिक तापांतर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूड स्थल की उपमा प्राप्त है? तो ये शीतोष्ण घास बायोम को प्राप्त है। सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता जू प्लैंकटन को कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो ये है महोगनी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, इसका आंसर होगा नगरीकरण। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं अयनवतीय सदाबहार वनों से। विषुवतीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो दूसरे इसको सेलवास के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भूभाग क्षेत्र को किस वर्ष तक वृक्षादित करने का था? तो ये था 2012। भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? तो ये होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ व सवाना के। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डी इसमें सुमेलित नहीं है, सुंदरी पश्चिम बंगाल। कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा वन महत्वपूर्ण है? तो पतझड़ वाले वन। दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं रूपांतरित सवाना। क्राउन शाइनेंस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? तो क्राउन शाइनेंस नामक परिदृश्य उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में देखने को मिलता है। किस जियोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो यह है शंकुधारी वन। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो ये होगा वालपराई। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका होगा जापान। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। कौन से समुदाय जनजाति है? तो ये है गोंडा और कोरकू।
63वां। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कथन है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो इसका क्या होगा? इसका सिर्फ ए सही होगा। सूची मिलाई गई है मानसूनी वन सागौन तथा साखू, विश्वतरेखीय वन महोगनी रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन अल बुखारा जैतून, कोणधारी वन चीड़ तथा फर। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? वो है गोवा में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में। टैगा वन की विशिष्टता क्या है? तो टैगा वन की विशिष्टता समशीतोष्ण क्षेत्र की है। आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो कौन सा सही है इसमें? तीसरा वाला केवल सही है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो 0.22%। भारत सरकार ने संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ये भी सही है। और भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। ये भी ठीक है। यहाँ पर जो सही है वो दूसरा और तीसरा है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों के गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। नीले मीन पक्ष वाली महाशीर कावेरी नदी। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें चारों में 3 कथन सही हैं। पहला सही है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया है। और इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। तो 98 है, निम्नलिखित में से किसी अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता साधन उपलब्ध कराती है? तो इसका होगा ए, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। सौवा है, मीनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? इसको F.E. क्लेमेंट्स ने दिया था। मोनोक्लाइमेट्स सिद्धांत F.E. क्लेमेंट्स ने दिया था। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें 3 कथन सही हैं। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। और भारत में इमली और मोरिंगा की बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक्स को किस लिए विकसित किया गया है?
तो इसे संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए किया गया है। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। यहाँ पर ये होता है खत्म।